नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, इस फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है इस फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री रहेंगे हमेशा, लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इसमें हम कवर करने वाले हैं बीपीएससी मेंस प्रीवियस ईयर पेपर GS2 के 47th और 46th जो एग्जाम्स हुए थे बीपीएससी के, उसके जो क्वेश्चंस हैं GS2 के, वो डिस्कस करेंगे हम। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, ईपीएफओ जैसे एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज और कंप्लीट स्टडी मटेरियल दोनों के ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप हमें इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आप टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं और यहाँ पर आपको चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट्स ईजिली मिल जाएंगे। राइट, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के विशेष संदर्भ में हमको राजनेता आपराधिक साठगांठ पर एक निबंध लिखना है, यानी कि पॉलिटिशियन क्रिमिनल नेक्सस पर। देखिए, पॉलिटिशियन क्रिमिनल नेक्सस जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या है इंडिया में। अगर हम डेटा देखें तो डेटा से हमें पता चलता है कि 2004 में इंडिया में अगर MPs जो हैं उनमें लगभग 2004 में 30% के लगभग जो MPs थे वो उनका क्रिमिनल कनेक्शन था। ठीक है, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस थे एक्चुअली। और वहीं पर हम 2019 का अगर डेटा देखें, ये 2004 से 2019 पे 43% ऐसे MPs हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि कैसे क्राइम से रिलेटेड हैं हमारे यहाँ के राजनेता जो हैं। तो क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर बिहार के विशेष संदर्भ में बताना है हमको। तो कहा गया है अपराधियों और राजनेताओं के बीच साठगांठ के जो परिणाम स्वरूप राजनीतिक प्रणाली का क्या होता है, अपराधीकरण, इसमें क्रिमिनलाइजेशन आ जाता है। बिहार के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं इनमें से 68% पर आपराधिक आरोप लंबित है, केसेस पेंडिंग है 68% विधायकों पर। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा जो प्रकाशित की जाती है रिपोर्ट, उसके हिसाब से 2020 में 2015 की तुलना में आपराधिक जो रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार हैं उनकी संख्या बढ़ी है। तो मतलब हम देख रहे हैं कि समय के साथ इनकी संख्या बढ़ रही है। इंडिया के एस्पेक्ट में भी हमने जो MPs का डेटा देखा उससे भी ये पता चलता है कि कैसे ये बढ़ रहा है। इसके रीजंस क्या हैं? रीजंस बहुत सारे हैं, तो कुछ रीजंस देख लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। कोई भी ऐसा लॉ नहीं है हमारे यहाँ जो ऐसे क्राइम से रिलेटेड पॉलिटिशियंस को रोके, क्योंकि जब वो खुद ही इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो कौन इसको रोकेगा। तो पॉलिटिकल विल का अभाव दिखता है। प्रवर्तन, एनफोर्समेंट नहीं है। संकीर्ण स्वार्थ, सबके अपने अपने हित जुड़े हुए हैं। ठीक है, और स्नायु और धन शक्ति का उपयोग। आपको पता है पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है और क्रिमिनल्स के पास ही सबसे ज़्यादा पैसा ऐसा होता है। ठीक है, तो उनके पास पैसा होता है तो वो पॉलिटिक्स में आसानी से एंटर कर सकते हैं। एक कॉमन मैन के लिए पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना काफ़ी मुश्किल है। इसका इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ये होता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के जो लोकाचार होते हैं उसको कराने के खिलाफ है और लोकतंत्र में ये महत्वपूर्ण होते हैं। निष्पक्ष चुनाव और स्वतंत्र चुनाव जो है उसके अगेंस्ट ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो दिखाई देती है, जबकि ये लोकतंत्र में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके अलावा बड़ी समस्या यह है कि कानून तोड़ने वाले ही अगर कानून बनाने लगेंगे तो जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो भी प्रभावित होता है। इससे चुनावों के दौरान और बाद में काले धन का प्रचलन भी बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लैक मनी का सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय को गंभीर आपराधिक आरोपों के जो आरोपित हैं लोग, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाने चाहिए। तो ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है। देखिए, तो ये हमने यहाँ पर प्रभाव देख लिए हैं और ये आवश्यक है कि ऐसी चीज़ों से निपटा जाए। इसके लिए काफ़ी बार प्रयास किए जा चुके हैं, काफ़ी कमिटीज़ का भी गठन किया जा चुका है। जैसे कमिटीज़ ने ये कहा है कि स्टेट फंडिंग हो, जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, अगर उसकी स्टेट फंडिंग होगी तो इलेक्शंस में उतना पैसा नहीं लगेगा तो जो ये क्रिमिनल और पॉलिटिकल सेंस नेक्सस है वो नहीं होगा, क्योंकि फंडिंग किसके द्वारा होगी? स्टेट की। तो ये सारी
दिए जा चुके हैं रिकमेंडेशंस, आप इनको वे फॉरवर्ड में मेंशन कर सकते हैं। दिनेश गोस्वामी और इंद्रजीत कमेटी ने ऐसे रिकमेंडेशन दिए थे स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, और इलेक्शन कमीशन जो है उसको और पावरफुल किया जा सके कि जो भी ऐसा इंसान है उसको वो डी रजिस्टर कर सके या किसी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर किया जा सके। और इसके साथ ही बिहेवियरल चेंज भी हम लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड में कि जो हम कॉमन मैन है उसके बिहेवियर में चेंज आए, वो ऐसे लोगों को वोट ही ना करे, तो अपने आप से ये समस्या सॉल्व हो सकती है, राइट। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल पार्टीज स्टेप उठाएं और इंडियन सिटीजन्स भी इसके लिए अपनी तरफ से आगे बढ़ें। और यहाँ पर मैंने जो आपको स्टार्टिंग में डेटा बताया था उसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मैंने 2000 जो MPs का डेटा बताया था, 2004 में आपको 30% बताया था पॉलिटिकल, जिनके पॉलिटिशियंस के ऊपर, MPs के ऊपर क्रिमिनल केसेस थे, वो 24% था एक्चुअली। और 2009 में जो MPs थे उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस 30% MPs के ऊपर क्रिमिनल केसेस थे। और 2019 का जो डेटा है उसमें 43% ऐसे MPs हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। तो एक बार ये डेटा आप देख लीजिएगा, एग्जाम में काम आ सकता है लिखने के। फिर हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बात की गई है चुनाव लोकतंत्र के दिल की धड़कन की तरह हैं, यदि वे बहुत तेजी से या बहुत अनियमित रूप से होते हैं तो लोकतंत्र ध्वस्त हो जाता है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में हमको मध्यावधि चुनावों पर विचार बताने हैं। देखिए, चुनावों का एक प्रोसेस है कि वो 5 साल में कंडक्ट होते हैं, लेकिन यदि हम देखें कि वो इतनी जल्दी जल्दी होने लगे तो वो उसमें इरेगुलरिटी दिखाई देती है और डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो भी इससे हतोत्साहित होती हैं, प्रभावित होती हैं। तो इस तरह से हमसे बेसिकली मध्यावधि जो बीच में चुनाव होते हैं उससे रिलेटेड पूछा गया है। देख लेते हैं क्या लिखेंगे। देखिए, भारत में प्रत्येक 5 सालों में केंद्र और राज्य सरकारों के लिए चुनाव होते हैं, और मध्यावधि चुनाव कब होते हैं? जब जो निर्वाचित सरकार है वो 5 साल के कार्यकाल से का पूरा होने से पहले ही वो भंग हो जाए, तो हमें मध्यावधि चुनाव जो है वो कंडक्ट करवाने पड़ते हैं। ये देश के समग्र विकास लक्ष्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्यों प्रभावित करते हैं कि आपका एक 5 साल का टेन्योर है, आपको उसमें अपने स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरे देश का डेवलपमेंट के लिए कार्य करना है, लेकिन यदि फिर वो प्रभावित हो गए तो बीच में सारे डेवलपमेंट जो कार्य हैं वो रुक जाएंगे और फिर से पूरा इलेक्शंस का आयोजन करवाना पड़ेगा, और इसमें भारी खर्चा भी होता है, हम सभी को पता है। लोकतांत्रिक मूल्यों में लोगों का विश्वास भी प्रभावित होता है कि उनको लगेगा बार बार इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो घट जाती है, और इसका प्रभाव हमको शेयर बाजार में भी देखने को मिलता है। जब अनस्टेबल होती है गवर्नमेंट, तो उसकी अनस्टेबिलिटी को देखकर शेयर बाजार भी प्रभावित होते हैं, और वो जो बाहर की कंपनीज वगैरह हैं वो अपना पैसा हटाने लगते हैं। उनको लगता है यहाँ की जो सरकार है वो उसमें अस्थायी है, तो उनको खतरा रहता है। उसके बाद कहा गया है हालांकि ये लोकतंत्र को मजबूत भी बनाता है। तो यहाँ पर आपको मध्यावधि चुनाव जो है उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स लिखने हैं कि क्या क्या इसके नेगेटिव है वो देख लिया। पॉजिटिव में ये है कि हम इसको, ये क्या बनाता है, लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, क्योंकि अगर हम एक ही सरकार चलती रहेगी तो वो तानाशाह हो जाएगी, उसको लगेगा हमको कोई हटा ही नहीं सकता, तो वो तानाशाही जैसी उसमें गुण दिखाई देने लगेंगे, डिक्टेटरशिप जैसे। ठीक है, तो इस तरह से हमें पॉजिटिव भी कुछ लिखने हैं और नेगेटिव भी लिखने हैं। तो इसमें और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जोड़ लीजिएगा कि तानाशाही के गुण नहीं होते हैं और डेमोक्रेसी को और तेज करता है और प्रभावी बनाता है। ठीक है, और एक तरह से ये भी होगा कि लोगों की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में जो आस्था है वो बढ़ेगी, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर गवर्नमेंट अनस्टेबल है तो वो उसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं। अतः ये हमारे नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे एक स्थिर सरकार प्रदान करें और राष्ट्र के विकास के लिए काम करें। तो ये नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करें, और ये मध्यावधि चुनाव की ज़रूरत ना ही पड़े तो बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि आरक्षण का जो मुद्दा है ये राजनीतिक दलों के वोट बैंक के एकीकरण के अलावा कुछ भी नहीं है। आरक्षण के अलावा अन्य तरीकों से दलित वर्ग को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए आप क्या सुझाव देते हैं? सबसे पहले तो आरक्षण बताना होगा। आरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऐतिहासिक अन्याय का सामना करने वाले लोगों को शिक्षा, छात्रवृत्ति, नौकरियां आदि में सुविधा दी जाती है। आपको पता है आरक्षण। उसके बाद कहा गया है इसके पक्ष में क्या पॉइंट्स हैं। ये ऐतिहासिक जो अन्याय रहा है दलित वर्गों के साथ, जो भी पिछड़े वर्ग रहे हैं उनके साथ जो भी अन्याय हुआ है उसके अगेंस्ट हमें ये जो भी ऐसे वर्ग रहे हैं उनके लिए अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये सभी के लिए एक स्तर का मैदान प्रदान करती है। जिन लोगों को उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह आरक्षण उनको अपॉर्चुनिटीज़ देता है। जाति आधारित आरक्षण ने उच्च और निम्न जातियों के बीच की जो खाई है उसको काफ़ी हद तक कम किया है। ठीक है, काफ़ी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो आरक्षण की सहायता से आगे बढ़ सके हैं। अब इसके विपक्ष में क्या पॉइंट्स हैं? विपक्ष में ये है कि ये सीमित और अल्पकालिक समाधान है। आरक्षण एक
स्थायी समाधान नहीं देता है हमको। सभी विषमताओं का समाधान ये प्रदान नहीं करता है कि जो हम देखते हैं कि आरक्षण के बाद भी जब लोग हायर पोस्ट में पहुंच जाते हैं तब भी उनके बीच में ये जो डिस्क्रिमिनेशन की भावनाएं हैं वो तब भी रहती हैं। तो एक तरह से ये एक पूर्ण समाधान हमें नहीं प्रोवाइड करता है। इसके लिए हम क्या सुझाव दे सकते हैं? यदि सामाजिक न्याय आरक्षण नीति की आधारशिला है तो ये केवल बड़े पैमाने पर नौकरियों का सृजन करके सुनिश्चित किया जा सकता है कि हम केवल नौकरियों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां क्रिएट करें बड़े पैमाने पर, तो हम सामाजिक न्याय को प्रदान कर सकते हैं लोगों को। ये अनिवार्य रूप से अधीनस्थ और हाशिए के समूहों को शामिल करने को संदर्भित करता है, इसलिए आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको भी शामिल करने की आवश्यकता है। कई बार हम देखते हैं, देखिए अब रिसेंटली हमारे में EWS का आया है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको भी अगर हम शामिल करेंगे तो उनके साथ भी जो भेदभाव होता है वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सामाजिक रूप से ही पिछड़े लोग हों, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग भी दिखाई देते हैं। उसी के लिए हमें ये EWS का रिजर्वेशन लेकर आई है सरकार हमारे लिए। फिर है कि जो आरक्षित श्रेणी है उसको और उपयुक्त और उचित बनाया जाए तो जो लाभ है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा। कई बार हम देखते हैं कि जो मेन बेनिफिशियरीज होने चाहिए उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। सरकार और लोगों को दलित वर्गों के उत्थान के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आज भी हम देखते हैं दलितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। उसके बाद कहा गया है कि हालांकि इसने कई वर्गों की मदद की है लेकिन ये केवल एक सीमित समाधान है जो समस्या को जड़ से नहीं निपटाता है। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण है कि समस्या को अधिक समग्र तरीके से संबोधित किया जाए। देखिए, अगर आपसे रिजर्वेशन के लिए कहा गया है तो आप ये नहीं कह देंगे कि हाँ रिजर्वेशन हटा देना चाहिए, या आप ये नहीं कह देंगे कि रिजर्वेशन बहुत अच्छा है। आपको एक डिप्लोमेटिक, एक थोड़ा सा घुमाकर आंसर देना है कि आप बीच की बात कहें। हमेशा आपका आंसर बीच में होना चाहिए। एक हाँ या ना में आपको आंसर नहीं देना होता है, भले ही पर्सनली आपके जो भी व्यूज़ हो। तो आपको ये कहना है कि हालांकि कई वर्गों की आरक्षण ने मदद की है, ये बात आपने कह दी कि हाँ ठीक है। उसके बाद आप कहेंगे कि ये सीमित समाधान है, ये पूर्ण समाधान नहीं है, इसलिए आवश्यक है कि एक समग्र नीति को अपनाया जाए और जिससे सभी लोगों का उत्थान हो सके। ठीक है, तो ये कंक्लूजन लिखने का एक तरीका होता है। आपके पर्सनल व्यूज़ चाहे जो भी हो, लेकिन कंक्लूजन हम इसी तरीके से लिखते हैं। राइट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में प्राकृतिक आपदाएं गरीबी का मुख्य कारण है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? टिप्पणी कीजिए। यानी कि नेचुरल डिजास्टर्स आर द मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन बिहार। देखिए, बिहार में बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं, ड्रॉट और फ्लड्स जिसमें से मेन है। बिहार जो है भारत का सबसे गरीब और सबसे पिछड़ा राज्यों में से एक है। ठीक है, बिहार की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय अगर देखें तो 3650 रुपये है, जो राष्ट्रीय औसत का लगभग 1/3 है। तो इस तरह से थोड़ा हम बता देंगे डेटा, तो इससे पता चल जाएगा कि बिहार गरीब राज्यों में से एक है। बिहार में गरीबी के कारण क्या क्या है? सिर्फ यही कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं, देख लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हो जाती है हर जगह की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। कृषि के लिए भूमि और जल प्रबंधन में कमी है। खराब प्रशासन और खराब शासन और भ्रष्टाचार जैसी प्रॉब्लम्स हैं। निरक्षरता है, खराब स्वास्थ्य देखभाल है, औद्योगिकरण का अभाव है, प्राकृतिक आपदा, ये सारी चीज़ें हमको दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा एक रीज़न है, सिर्फ यही रीज़न नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण बिहार में लगातार बाढ़ और सूखा पड़ रहा है और ये गरीबी के लिए एक मेन कारण बन गया है। बिहार में बाढ़ ने 2020 में 7.54 लाख हेक्टेयर जो कृषि भूमि है उसको नष्ट कर दिया है। तो एक इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद कर लीजिएगा। इस प्रकार जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनके साथ साथ अन्य कारणों से भी बिहार में गरीबी बढ़ी। तो आपको बताना है कि हाँ प्राकृतिक कारण है रिस्पॉन्सिबल, और आपको फ्लड्स और ड्रॉट का थोड़ा और आप डिटेल बता सकते हैं। और उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ प्राकृतिक आपदाओं से बढ़ी है गरीबी, लेकिन इसके साथ साथ अन्य कारण भी जिम्मेदार हैं। प्राकृतिक आपदाओं के शमन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण राज्य में गरीबी उन्मूलन में मदद कर सकता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के माध्यम से हम इसको समाप्त कर सकते हैं, गरीबी को एलिविएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की कहा गया है कि हमारे देश में जो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं इनकी समस्याओं पर हमको चर्चा करनी है। उसके बाद कार्बन क्रेडिट क्या है ये बताना है, और आर्थिक विकास के लिए ग्लोबल वार्मिंग को हम कितना सहन कर सकते हैं ये बताना है। तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कौन से हो जाएंगे? जो पारंपरिक जीवाश्म ईंधन है जिनसे पर्यावरण को हानि होती है, उसके अलावा जो स्रोत हैं वो हमारे अन्य स्रोत हो जाएंगे। तो वैकल्पिक जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी समस्याएं क्या है? आमतौर पर तकनीकें जो हैं ये पारंपरिक ऊर्जा जनरेटर की तुलना में अधिक महंगी होती हैं। जो ट्रेडिशनली हम एनर्जी जनरेट करते हैं उससे ज़्यादा तकनीकें महंगी होती हैं वैकल्पिक ऊर्जा की। ठीक है, और अक्षय ऊर्जा संसाधन जो है ये दुनिया भर में उपलब्ध हैं, लेकिन इनमें से कई संसाधन 24 घंटे अवेलेबल नहीं होते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा में क्या आ जाएगा? जब फॉसिल फ्यूल्स वाली एनर्जी नहीं आएगी तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ही तो हमारे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हैं, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। क्या समस्याएं हैं? तकनीकी से रिलेटेड समस्याएं हैं। 24 घंटे ये अवेलेबल नहीं होती हैं। इनका ऊर्जा भंडार बहुत ज़्यादा
कठिन हो जाता है। विशेष रूप से बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा संयंत्रों के लिए उपलब्ध जो भंडारण प्रौद्योगिकी है ये काफ़ी महंगी भी होती है, इसीलिए सब लोग इसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। साथ ही भौगोलिक सीमाएं भी हैं कि कहीं पर सनलाइट हमेशा आती है, कहीं पर सनलाइट अवेलेबल नहीं है, तो सोलर एनर्जी कैसे मिलेगी। टाइडल एनर्जी के लिए आपको कहाँ होना चाहिए, शोर पे होना चाहिए स्थान, ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी टाइडल एनर्जी से जनरेट हो सकती है। विंड एनर्जी के लिए विंड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ये सारी भी सीमाएं होती हैं। उसके बाद कार्बन क्रेडिट क्या है, तो कार्बन क्रेडिट एक परमिट होता है जो कंपनी को एक निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके उत्सर्जन करने की अनुमति देता है। तो बस इतना सिंपल सा होता है कार्बन क्रेडिट, और कुछ भी नहीं है इसमें। कहा गया है इस समझौते का उद्देश्य, फिर देखिए क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि आर्थिक विकास के लिए ग्लोबल वार्मिंग को कितना सहन किया जा सकता है, तो इसको आप अपने हिसाब से नहीं बता सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आप अपनी तरफ से बताएंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है और क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। उसके बाद जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ है उसमें क्या कहा गया है कि कहाँ तक सहन किया जा सकता है, उसका डेटा देकर आप अपने आंसर को पूरा करेंगे, ठीक है। अपनी तरफ से ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको लिखिएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर बता सकते हैं, यहाँ पर इस समझौता लिखा हुआ है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की बात हो रही है। इसका उद्देश्य था वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम करना, जिससे कि जो इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि है इसको पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखा जा सके। जो भी पूर्व औद्योगिक स्तर था उससे 2 डिग्री सेल्सियस कम रखा जा सके। इसके साथ ही आगे चलकर तापमान वृद्धि को और 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यानी कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से प्री इंडस्ट्रियल लेवल के 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है। और इसके साथ ही और एफर्ट्स करने हैं कि लिमिट किया जा सके टेम्परेचर इंक्रीज को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। तो ऐसे प्रयास का हम एक एग्जाम्पल दे देंगे कि ये, वरना हमारे पास कुछ रेलिवेंट डेटा होना चाहिए कि हम किस आधार पर बता रहे हैं कि कितना सीमित करना है, ठीक है। इसके अलावा आप बताएंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या हानि होती है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग मेनली क्या होता है, ग्रेजुअल इंक्रीज होती है अर्थ के टेम्परेचर में, जो मेनली ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होती है, ग्रीन हाउस गैसेस के लेवल बढ़ने की वजह से। तो थोड़ा आप डिफाइन कर देंगे, और इंडस्ट्रीज़ के बढ़ने से ये ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा बढ़ रही है। कितना सहन किया जा सकता है इसके लिए आप इस रिपोर्ट के बारे में बता देंगे। और अंत में आप आंसर को SDG से भी, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम अगर बढ़ें तो इसको रोका जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कंक्लूजन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है हमारे देश में पर्यावरण प्रदूषण और आर्थिक विकास के संबंध पर चर्चा करनी है। पर्यावरण प्रदूषण और आर्थिक विकास यानी कि एनवायरमेंट पोल्यूशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये प्रदर्शित करें कि तथाकथित विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण कानूनों का त्याग करना विनाशकारी होगा। कि हम अगर ये कहें कि विकास की बात करें और पर्यावरण संरक्षण जो कानून है वो त्याग दें तो वो विनाशकारी होगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसको हमको प्रदर्शित करना है। तो विकास और पर्यावरण एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ठीक है। एक तरफ लोग उस वातावरण के बारे में चिंतित है जिसमें वे रहते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, वायु और जल प्रदूषण जैसे मुद्दे जो है ये आगे बढ़ चुके हैं और दिखाई दे रहे हैं आजकल। दूसरी तरफ हम देखें तो गरीबी को मिटाने और अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए विकास की भी बात हो रही है। तो पर्यावरण के बिना विकास निरर्थक है। यदि पर्यावरण ही नहीं होगा तो विकास किस काम का। आज कोरोना के दौर में हम इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में हम सिर्फ पर्यावरण अगर हमारा बेहतर हो सकता और ऐसी कंडीशंस डिस्ट्रॉयड ना होती, जो भी रीजन है कोरोना के, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन वर्तमान में यदि हम देखें तो विकास हमारे लिए उतना मैटर नहीं करता जितना हमारे लिए लाइव्स मैटर करती हैं, जितना ये इंपॉर्टेंट है कि हम सब लोग स्वस्थ रहें। तो इसीलिए वातावरण हमारा स्वस्थ रहे, वातावरण अच्छा रहे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर्यावरण ही नहीं होगा तो विकास जो है वो कोई भी वैल्यू नहीं रखेगा। हमें अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अपने संसाधनों को बचाने की आवश्यकता है ताकि वे स्वस्थ वातावरण में रह सकें, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पर फिर से बात हो रही है। सतत विकास के बारे में आप ऐसे क्वेश्चन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, भावी पीढ़ियों के लिए जिसमें हम रिसोर्सेज को बचा सकें। और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि केरला में भूस्खलन हुआ अनियमित आर्थिक विकास का ही ये परिणाम था। और अब तक हुई विकासात्मक प्रगति के लिए पर्यावरणीय गिरावट जो है ये अपरिवर्तनीय नुकसान को दर्शाने लगी है। हम इतना ज़्यादा आर्थिक विकास की तरफ बढ़ रहे हैं कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ता जा रहा है, जबकि ये इंपॉर्टेंट है कि हम बैलेंस रखें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ें। इस प्रकार पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये भी नहीं कहा जा सकता कि हम विकास ना करें, लेकिन एक बैलेंस्ड, एक कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसके साथ ही जो भी सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं, ग्लोबल लेवल पर जो प्रयास किए जाते हैं, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट दे सकते हैं, सरकार के द्वारा जो भी प्रयास किए जाते हैं वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। और इसके साथ और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे डैम्स हम बना देते हैं। टेहरी डैम प्रोजेक्ट बनाया गया था उत्तराखंड में, उससे कैसे एनवायरनमेंट के लिए खतरा है। फॉरेस्ट को हम काटने लगे हैं रेलवेज़ के लिए,
ठीक है, तो इस तरह से हम और एग्जाम्पल्स से भी अपने आंसर को सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। और एंड में हमको क्या कहना होगा कि एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। अब हम 46 बीपीएससी के कुछ ही क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कहा गया है चुनाव प्रचार से आप क्या समझते हैं, बिहार में चुनाव प्रचार की महत्वपूर्ण पद्धतियों पर प्रकाश डालिए। देखिए, चुनाव प्रचार एक स्वतंत्र और खुली चर्चा की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जनता यह निर्धारित करती है कि कौन बेहतर प्रतिनिधि है और कौन सी पार्टी बेहतर सरकार बनाएगी। चुनाव प्रचार आप देखते रहते हैं, हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं वेस्ट बंगाल और काफ़ी स्टेट्स के, तो आपने देखा है कि चुनाव प्रचार क्या होता है, ये निर्धारित किया जाता है कि कौन बेहतर प्रतिनिधि है और कौन सी पार्टी जो है वो सरकार बनाने के लायक है। भारत में उम्मीदवारों की जो अंतिम सूची है इसकी घोषणा और मतदान की तारीख के बीच में चुनाव प्रचार 2 सप्ताह की अवधि के लिए होता है, ठीक है। तो कब होता है ये? 2 सप्ताह की अवधि के लिए होता है। इस अवधि के दौरान जो उम्मीदवार होते हैं ये अपने मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनीतिक नेता चुनावी सभाओं को संबोधित करते हैं और राजनीतिक दल अपने समर्थकों को जुटाते हैं। कानूनों को के जो लागू होने के साथ ही हमारे देश के सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव अभियानों के लिए एक आदर्श आचार संहिता पर सहमति बनाई है। तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इस पर सहमति बनाई गई है, इसको कोई भी लेजिस्लेटिव बैकिंग नहीं मिली है, मतलब ये किसी भी लॉ के अंतर्गत नहीं है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, बस ये ऐसे ही नॉर्मली बनाया गया है पॉलिटिकल पार्टीज के कंट्रीब्यूशन के साथ। इसके अंतर्गत कोई भी लॉ नहीं है जो इसको एनफोर्स किया जा सके, राइट। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है हमने उसको डिस्कस कर लिया है। देखिए, इसमें पूछा गया है बिहार में चुनाव प्रचार, तो इसको मैंने नहीं लिखा है, इसको डिस्कस कर लेते हैं इसके पॉइंट्स। तो कैसे ट्रेडिशनली कैसे होता रहा है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से होता है, टीवी के माध्यम से एड्स दिए जाते हैं, रेडियो के माध्यम से डोर टू डोर कैंपेनिंग देखी जाती है, ठीक है। तो ये हो सकता है, और साथ में अभी तो हमें डिजिटल कैंपेन भी दिखाई देती है, सोशल मीडिया का यूज़ भी दिखाई देता है, तो उसको ही इसके रिलेशन में आप बिहार का एग्जाम्पल दे सकते हैं, राइट। ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं अब हम। भारतीय राजनीति में भाषा की भूमिका की विवेचना करनी है और बिहार में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधानों का वर्णन भी करना है। तो भारत में का जो संविधान है इसके द्वारा किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और हिंदी को समझने लगते हैं, लेकिन कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारतीय जो संविधान है इसकी 8वीं अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं की सूची है और भारत सरकार ने इन भाषाओं के विकास के लिए उपाय करने के लिए भी भारत सरकार बाध्य है, ठीक है। भाषाई आधार पर राज्यों की गठन की जो प्रक्रिया है वो 1953 में दिखाई देती है। आंध्र प्रदेश इससे स्थापित हुआ था, इसी के साथ भाषाई आधार पर राज्य स्थापित होने लगे थे। आंदोलन के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं आंध्र प्रदेश स्थापित हुआ था और अन्य दक्षिणी राज्यों में भी भाषाई आंदोलन देखे गए हैं। पंजाब में अकालियों ने आरोप लगाया कि पंजाबी जो भाषी लोग हैं उनके साथ अन्याय किया जाता है, इसलिए उनको एक अलग राज्य की उन्होंने मांग की थी। ये ध्यान देने योग्य है कि भाषा ने अकेले दक्षिण की राजनीति को प्रभावित नहीं किया है, उत्तरी राज्यों में भी इसका महत्वपूर्ण रोल रहा है। इस प्रकार भाषा ने स्वतंत्रता के बाद से राजनीति में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, बिहार में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो प्रावधान है उसमें हम कह सकते हैं कि अभी कुछ सालों पहले लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ग्रीवेंस सेल बनाया गया था, स्थापित किया गया था बिहार में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसके अलावा बिहार स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन एक्ट, बिहार स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन एक्ट लाया गया था 1991 में। तो ये सारे प्रयास हैं जो किए गए हैं भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है। इसमें भाषाई अल्पसंख्यक भी आ जाएंगे, राइट। तो इसको हम मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बेसिकली जो पहला पार्ट था उसको हमने अच्छे से देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के मूल प्रावधानों का वर्णन करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। भारत में स्थानीय जो स्वशासन है, स्व सरकारें हैं, उनको मजबूत करने के लिए 1992 में ये लाया गया था। इसके प्रावधान बहुत सारे हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो इनको ध्यान से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लर्न भी कर लीजिएगा। इस अधिनियम से क्या हुआ था, पंचायती राज जो संस्थान है उनको संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का दर्जा दिया गया था। 243 का जो आर्टिकल है इसके तहत पंचायतों की स्थापना हर राज्य के लिए अनिवार्य कर दी गई थी। और 243G जो है आर्टिकल, इसमें राज्य सरकारों के लिए ये अनिवार्य करता है कि वे पंचायतों को शक्तियाँ, जिम्मेदारियाँ और अधिकार प्रदान करें, क्योंकि जो राज्य सरकारें हैं उन्हीं के अंतर्गत ये PRIs आते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया है और राज्य चुनाव आयोग ग्राम पंचायतों के स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए स्थापित भी किए गए हैं। तो राज्य चुनाव आयोग जो है स्पेशली इन्हीं के लिए स्थापित किए गए हैं कि पंचायती राज के इलेक्शंस करवा सकें। अनुच्छेद 243D जो है ये महिलाओं और SC ST के प्रतिनिधित्व की बात करता है। इसमें महिलाओं को 1/3 वो रिजर्वेशन भी दिया हुआ है और राज्य वित्त आयोग को भी नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लिए हैं।
इसको अगर आपको और भी पॉइंट्स याद आते हैं तो और भी इनको आप लिख सकते हैं। जो भी इसके मेजर पॉइंट्स हैं, प्रोविजंस, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, राइट। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहा गया है पेट्रोलियम और कोयले के उपयोग से वायु दूषित होती है, इस प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। तो ये हमें पता है पेट्रोलियम और कोयले के उपयोग से ही दूषित होती है। तो इसमें थोड़ा सा हम डेटा के साथ स्टार्ट कर सकते हैं अपना आंसर कि एक रिपोर्ट के अनुसार जो जीवाश्म ईंधन है इसके दोहन से होने वाली जो वायु प्रदूषण है, इससे भारत में 2018 में लगभग 2.5 मिलियन मौतें हुई थी। जो समय से पहले मौतें हो गई थी 2.5 मिलियन, सिर्फ जीवाश्म ईंधन के दहन करने से या इसके कंबस्शन से, ठीक है। प्रदूषण कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं? सार्वजनिक परिवहन में हम सुधार करें, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग करें, बिजली संयंत्रों और कारखानों पर उत्सर्जन हेतु विनियम लागू करें, प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए नई प्रौद्योगिकी का विकल्प विकसित करें, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का प्रयोग करें, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ उपाय हैं। इसके साथ ही आप भी कुछ सोचिए, आपने पढ़ा हो और कौन से उपाय किए जा सकते हैं। बहुत सारे उपाय इसमें हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हम इनको उपाय के रूप में प्रदूषण को कम करने या दूर करने के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप भी अपनी तरफ से और पॉइंट्स सोचिए कि प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, और अगर आपको कोई अच्छा पॉइंट याद आता है तो उसको कमेंट करके लिखिएगा। इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ मिस आउट हो गया है तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपका आंसर देने की। और इसके साथ ये कंप्लीट हुआ है। थैंक यू सो मच।